हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चैप्टर के बीच में जो ब्लू कलर में क्वेश्चंस दे रखे हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस वो वाले, और लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दे रखे हैं दोनों क्वेश्चंस को आज अपन कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर आपको मैं ये दे सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है ना, तो आप टाइम को मत देखना, अगर आपको समझना है तो टाइम तो लगता ही है समझने में, है ना। तो फिर अपन आज पढ़ेंगे, और इसके अंदर मैंने जो आपके सामने जो खोल के रखा है ये मेरे पास में गाइड है एवरग्रीन की, उसका क्वेश्चन आंसर्स का PDF है मेरे पास में। ठीक है, तो आपको ऐसा कैसा आंसर्स बिल्कुल भी लिखना नहीं है, याद नहीं करना है आपको, आंसर्स को रट्टू तोता नहीं बनना है, अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन को समझाऊंगी और उसको आप इंग्लिश में लिख के आना अपने लैंग्वेज में, है ना। तो अपन सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे के ऊपर, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो सबसे पहले अपन हेल्थ समझते हैं, हेल्थ का मतलब क्या है ये अपन समझेंगे। ठीक है, तो हेल्थ क्या होता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली, तीनों में अगर एक पर्सन अच्छा है तो उसको अपन बोलेंगे एक हेल्दी पर्सन। फिजिकली का मतलब वो उसके बॉडी के अंदर उसको कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली वो ऑल टोटली वेल है। ठीक है, और मेंटली भी, यानी कि उसको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, बात बात पे गुस्सा नहीं करता है ऐसा। ठीक है, मेंटली भी सही है ना। और सोशली मतलब उसका सोशल बिहेवियर, ठीक है, दूसरे लोगों से जैसे वो मिलता है, वो जो भी होता है वो सोशली भी वो सही होना चाहिए। तो तीनों में जो पर्सन वेल बीइंग है उसको अपन हेल्दी बोलेंगे। इसी के साथ मैं आपको डिजीज़ फ्री भी समझाती हूँ। डिजीज़ फ्री क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही इंक्लूड होता है, वो पर्सनल होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोशल वर्ड भी इंक्लूड हो, यानी ये आप एक दूसरे से, आपके अपने जैसे ह्यूमन से अपन कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, वो भी सोशली अच्छा होना चाहिए। जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा है ना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो सोशली वेलबींग नहीं है। एक ह्यूमन है तो एक और ह्यूमन को उसी प्रकार से रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी को हेल्दी माना जाएगा, है ना। डिजीज़ फ्री वर्ड जो होता है, इस वर्ड जो होता है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल से रिलेटेड, यानी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर आपको कोई पेन नहीं है। नॉर्मल जो एक पर्सन जो काम करता है वो काम अपन कर सकते हैं, मतलब एक कोई डिजीज़ नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक डिजीज़ फ्री पर्सन बोलेंगे। कोई डिजीज़ नहीं है तो डिजीज़ फ्री हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हेल्दी पर्सन जो होता है वो हमेशा डिजीज़ फ्री होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो फिजिकली भी अच्छा होता है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल सोशल थोड़ी है, फिजिकली भी अच्छा है, यानी उसको फिजिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बॉडी के अंदर। लेकिन सारे डिजीज़ फ्री पर्सन जो होते हैं वो हेल्दी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे डिजीज़ फ्री पर्सन होंगे, यानी उनको बॉडी के अंदर कोई पेन या ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्या पता मेंटली सही ना हो, यानी बहुत डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, या जिसके अंदर भी हो। तो आप बात समझे कि हेल्दी पर्सन जो होता है वो हमेशा डिजीज़ फ्री होता है, लेकिन सारे डिजीज़ फ्री पर्सन हेल्दी हो ये ज़रूरी नहीं है। यानी हेल्दी वर्ड जो है ये एक ब्रॉड वर्ड है, बड़ा वर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब अपन आंसर पे चलते हैं। ये रहा आपका आंसर सॉरी। तो यहाँ पे आपको इसी को रख के आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो चारों पॉइंट दे रखा है इन्होंने इन तीनों को रख के बना रखा है। अपन समझेंगे कैसे। फिजिकली अगर एक पर्सन को अच्छा रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना कब खाएगा, जब उसके पास में इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी, ठीक है ना, उसको एनफ उसके पास में मनी होना चाहिए खरीद के खाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकली वर्ड के लिए क्या हो गया, उसके पास में गुड इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए ताकि न्यूट्रिशनस फूड लेके खा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, मेंटली। मेंटली का मतलब क्या हुआ कि अगर सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, यानी मेंटली भी अगर है ना एक पर्सन को इक्वल में अगर अपन उसको बिहेव नहीं करते, यानी उनके कलर के ऊपर उनके अलग अलग उनके ऊपर ऐसे बात करते हैं, या फिर उनको जैसे ना अमेरिका में हुआ था, उनको जो ब्लैक पीपल होते थे उनको बस में भी बैठने नहीं देते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से उनके ऊपर मेंटल में एक डिप्रेशन रहता है कि हमको ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी होनी चाहिए किसके लिए, मेंटली अच्छे रहने के लिए। और इस पॉइंट को आप सोशली के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो ऐसा पर्सन ऐसे दूसरे से बिहेव कर रहा है ना वो भी सोशली अच्छा नहीं है, सोशली अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरे ह्यूमन को कैसे चलाना है। ठीक है, बेटर पब्लिक क्लीनलीनेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बेटर पब्लिक क्लीनलीनेस नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे अपन सब एक कम्युनिटी में रहता है, ऐसा तो नहीं है एक एक पर्सन एक एक प्लैनेट के अंदर अकेले अकेले, एक मार्स के अंदर, एक जुपिटर के अंदर, ऐसा नहीं बैठे अपन, सब के सब एक कम्युनिटी के अंदर है। अगर एक कम्युनिटी के अंदर पब्लिक क्लीनलीनेस नहीं होता है ना तो हर एक पर्सन उससे इन्फेक्ट होता है। ठीक है, अगर सब लोग, कम्युनिटी के सारे लोग सही जगह पर कचरे को डंप नहीं करेंगे तो फिर कचरा वहीं पर रह के मस्कीटोज आएंगे और पूरी जगह के अंदर मलेरिया फैलेगा। तो फिर
पब्लिक क्लीनलीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पब्लिक क्लीनलीनेस होगा तभी एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन भी हेल्दी रह सकता है। बेटर सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे रहते हैं, फिर अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा और ये होता रहता है तो बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है ना। सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, अपने आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, वो बात है। तो हेल्थ, ये वर्ड के अंदर मैंने जो बताया था यहाँ पे जो लिखा है फिजिकल, मेंटल, सोशल, तीनों को इंक्लूड करके ये चारों पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग डिजीज फ्री। डिजीज फ्री होने के लिए 2 कंडीशन बताओ। तो डिजीज फ्री होने के लिए तो अपन को सिर्फ फिजिकल अपने बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट खाना खाओ, ठीक है। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों को मेंटेन करो, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया अपन सब कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, तो पब्लिक हाइजीन को भी मेंटेन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आप अपनी हाइजीन के ऊपर भी असर करेगा, ठीक है। क्लीन सराउंडिंग्स रखेंगे तो आप ही डिजीज़ फ्री रहेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा गंदा गंदा जैसे पूरे कचरे के पास में रहेंगे तो कैसा रहेगा, वो तो अच्छा नहीं लगता। मस्कीटोज और वगैरह वगैरह बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो इसके अंदर आप इसके पॉइंट, आप आंसर आप देख रहे हो कि इसका आंसर कितना एक दूसरे से डिफरेंस है। इसका आंसर में सोशल इक्वालिटी, हार्मनी, ठीक है, पब्लिक क्लीनलीनेस, सोशल एनवायरनमेंट, ये सब वर्ड आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं आ रहा। डिजीज़ फ्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ये एक छोटा वर्ड है, यानी छोटा वर्ड इस कॉन्टेक्ट में है, इस कॉन्टेक्स्ट में है कि भाई ये सिर्फ अपना फिजिकल पर्सनल एक पर्सन का हेल्थ के ऊपर है, ठीक है। हेल्थ नहीं बोलना चाहिए मेरे को यहाँ पे, और उसका डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका पर्सनल, उसका जो बॉडी है, ठीक है, वो कोई भी बीमारी बिना रहना चाहिए, उसके लिए डिजीज़ फ्री वर्ड है। उसके अंदर बस अपन को क्या करना है, डाइट अच्छी लेनी है और पर्सनल हाइजीन और क्लीन सराउंडिंग्स अपन को रखना है। इसके अंदर आप नोटिस करो आंसर के अंदर कि सोशल और ये इक्वालिटी, हार्मनी, ये सब इसके अंदर आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? बिकॉज मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि सारे हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री होते हैं, लेकिन सारे डिजीज़ फ्री पर्सन हेल्दी हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को रख के ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े हैं नेसेसरली द सेम या फिर डिफरेंट है। ऑब्वियसली बात है डिफरेंट है, यहीं पर अपन ने देख लिया दे आर नॉट द सेम ऑल द टाइम, बिकॉज एक पर्सन के लिए हेल्थ वर्ड जो होता है वो एक पर्सन से डिफरेंट पर्सन के लिए डिफर करता है। तो उसका यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक डांसर है, ठीक है, उसके लिए गुड हेल्थ क्या होता है कि वो अच्छे से अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सके, जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से उसके लिए होना चाहिए। या फिर अगर कोई गाना गाता है, म्यूजिशियन है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको बहुत लंबा खींचना होता है ना, बीच में सांस छोड़ा बिना, तो उसके लिए उसका लंग्स की कैपेसिटी और वगैरह वगैरह। तो एक पर्सन अपने आप को उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो अपन को हेल्दी वो लगता है, ठीक है ना, वो उनके लिए हेल्दी होता है, ये इसके लिए हेल्दी माना जाता है, ठीक है। पर देर इज़ वन सिमिलैरिटी इन बोथ द आंसर्स। एक सिमिलैरिटी इसके अंदर क्या है, इफ द कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर मेंटेन देन देर आर नो चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज़। यानी कि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसके अंदर कोई चांस नहीं है वो डिजीज़ उसके अंदर आए, उसका कोई चांस नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बोला हेल्दी पर्सन, सारे हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट है यहाँ पे। सो नेक्स्ट अपने पास में कहाँ चला गया, ये रहा, list any 3 reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms is present, would you still go to the doctor? Why or why not? तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स आएंगे जिसको देख के आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। तो ये तो अपन को पता ही है भाई, अगर कफ हो, ऐसा कुछ हो जो अपन नॉर्मल जो अपने नहीं होता, वॉमिटिंग हो या फिर ऐसे टायर्डनेस बार बार फील होती है, तो ऐसे होगा, कुछ सिम्टम्स अपन को दिखते हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, वही लिखा है यहाँ पे, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, आप एक बार पढ़ के देख लेना, मैंने जो बोला ना वही है, कफ, लूज मोशन और ऐसे कोई सिम्टम्स अगर अपन को दिख जाते हैं तो अपन जाते डॉक्टर के पास में कि कोई और दूसरी डिजीज़ है कि या फिर ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। यानी ये पूछ रहा है कि अगर आपको जॉन्डिस होता है या फिर आपको लाइस होता है, यानी कि जुए जो होता है ना सर पे वो वाला है, ठीक है। एक्नी मतलब मैंने आपको बताया पिंपल जो एक बैक्टीरिया करता है, ठीक है। अगर ये तीनों जो डिजीज़ होगा इसमें से ऐसा कौन सा डिजीज़ होगा जिसका आपके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बहुत लंबे टर्म के अंदर आपको उसके अंदर उस डिजीज़ का आने का आपको इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट आप समझते हैं ना, इफेक्ट और कॉज के बीच में मैंने बताया। इफेक्ट यानी कि वो डिजीज़ आने का अपने पास में जो सिम्टम्स दिखते हैं उसको अपन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट किसके अंदर ज़्यादा दिखेगा, लाइस जो होते हैं वो जुए जो होते हैं ये इतना इफेक्ट नहीं पहुंचाते, अपना खून पीते जरूर रही है, ठीक है, खून पीते जरूर है, लेकिन
खुजली होती है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन है ना ये लॉन्ग टर्म जैसे अपने लाइफ चले जाएंगे, ठीक है, अपने सर से जैसे जुए चले जाएंगे तो वैसे अपन को राहत मिल जाती है। उसके बाद और कुछ उसका वो काट के गया इसलिए और कुछ हो रहा है, यहाँ पे फुंसियाँ आ रही हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्नी जो होती है, पिंपल जो होते हैं, वो भी अगर सही हो जाता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जबकि जॉन्डिस जो होता है इसके अंदर अलग है, इसके अंदर बात ही अलग है, बिकॉज इसके सिम्टम्स ही ऐसे अजीब व गरीब है, मतलब बहुत हार्ड है। हार्ड का मतलब ये है कि बहुत डेंजरस है इसके सिम्टम्स भी, ठीक है। जैसे क्या होता है इसके अंदर, जॉन्डिस के अंदर हाई बुखार आता है, हाई टेम्परेचर में बुखार आता है, हेडेक होता है, जॉइंट्स जो अपने पास में होते हैं, हाथों के पैरों के जहाँ के भी जॉइंट्स हो गए उसमें दर्द होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट का क्या मतलब हुआ, अपन को भूख नहीं लगती है, ठीक है, भूख ही नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता है। विद द फीलिंग ऑफ नोसिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि नोसिया का मतलब क्या होता है, वॉमिट से पहले जो फीलिंग आती है, अगर वॉमिट कभी हुआ होगा ना तो आपने देखा होगा, वॉमिट आने से पहले एक फीलिंग आती है, उसको उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, नोसिया बोलते हैं। तो बार बार ऐसे एक तो भूख नहीं लगती है, ठीक है, और पता नहीं वॉमिट करने का मन करता रहता है, बार बार वॉमिट आती भी है, ठीक है। रैशेस होते हैं अपने बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर रैशेस होते हैं, ठीक है। सो विच रिक्वायर यू विल हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ विच रिक्वायर कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर अर्लियर रिकवरी, यानी कि अगर किसी को जॉन्डिस हो जाती है तो उसको बेड रेस्ट में रह के रिकवर करना पड़ता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है अपनी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो अपन ने पढ़े अभी इफेक्ट्स, अपन ने ये जो अपन ने इफेक्ट्स पढ़े हैं, ये क्या है अपना जॉन्डिस, इवन अपना जब ऑलमोस्ट अपना जब सही होने की कगार पर रहता है ना, उसके बाद भी अपन को ऐसे समयों के लिए, मतलब थोड़े लंबे समय के लिए अपन को ये सब पॉइंट्स अपन को देखने को मिलते हैं, ये सब अपन को सिम्टम्स अपने बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। ये धीरे धीरे सही होता है जॉन्डिस, इतना आया और 2 दिन में यूँ चला जाएगा ऐसे नहीं जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अपने पास में है, Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? Bland का मतलब ये है कि mild food, यानी जो easily, जैसे नॉन वेज नहीं खाने का, ठीक है, वेज फूड जो होता है वो इजीली पचता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज, ठीक है, वो बात है कि ब्लैंड फूड क्यों खाना चाहिए। जब अपन सिक होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि ब्लैंड फूड खाओ, यानी माइल्ड फूड खाओ और नरिशिंग फूड खाओ। क्यों ऐसा बोला जाता है, बिकॉज आपको मैं इसको समझाऊंगी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये देखो 2 बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा चुका है, मतलब आया हुआ है 2011 और 2013 में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। जब भी है ना अपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी चोट भी लगती है, इवन, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, उसको कहीं पे भी चोट लगी, मान लो यहाँ पे हाथ में उसको चोट लग गई। अब जब उसको हाथ में चोट लगती है ना, तो अपने बॉडी का पूरा जो दिमाग होता है या फिर जो भी होता है, मतलब पूरा अपना जो ब्लड होता है, इनका पूरा फोकस जो होता है ना इस चोट के ऊपर चला जाता है कि भाई सबसे पहले इस चोट को सही करना है। इनको खाना खाने में, खाना पचाने में और कहीं पे भी नहीं जाते, इनको पूरा का पूरा दिमाग का रहता है इस चोट को, अपने बॉडी का पूरा दिमाग, ठीक है, मतलब पूरा ब्लड भी सबसे ज़्यादा वहीं जाता है। ऐसा प्रूफ किया गया है, ठीक है, साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ किया गया है कि जब आपको चोट लगती है या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है, यानी अपना डिजीज़ का क्या मतलब है, अपना इम्यून सिस्टम उस माइक्रोब से लड़ रहा है, ठीक है, उस माइक्रोब से लड़ रहा है। जब अपन को डिजीज़ होता है तो वो लड़ता है हमेशा इम्यून सिस्टम, तब अपना पूरा बॉडी का जो भी ब्लड होता है, पूरा एनर्जी जो होता है वो इम्यून सिस्टम के पास ही जाता है। वो इससे बस लड़ के पहले इस माइक्रोब को यहाँ से भगाए, फिर उसके बाद में ना पाचन में और इन सब में ध्यान दिया जाता है। तो क्या होता है, जब एक पर्सन सिक होता है, जब एक पर्सन बीमार होता है तो उसका नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल बॉडी फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि अपन खाना खाते हैं, वो पचता है, फिर है ना उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। ये पूरा जो नॉर्मल फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और इस केस के अंदर फूड अपन को ऐसा लेना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो, जिसके अंदर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा दम लगा के पूरा एब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत ना हो, इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए और एडिक्वेट, यानी अपन को ज़रूरत सारी न्यूट्रिएंट्स भी उस फूड के अंदर होना चाहिए। क्यों न्यूट्रिशनस फूड खाना चाहिए, बिकॉज जब अपन को न्यूट्रिशन मिलेगा तो उससे कौन लड़ेगा अच्छे से, इम्यून सिस्टम लड़ेगा ना। अपन ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के अंदर 2nd पॉइंट में अपन ने पढ़ा था कि भाई इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना है, अपन को नरिशिंग और अच्छा फूड अपन को खाना है, नरिशिंग फूड, नरिशमेंट भरा वाला फूड खाना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जब अपन बीमार होते हैं तब अपन को ब्लैंड यानी कि माइल्ड, ठीक है, सिंपल फूड खाना चाहिए और उसके साथ साथ नरिशिंग फूड भी होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको बताया कि अपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर चोट होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर अपन को चोट होती है तो पूरा का पूरा ब्लड जो होता है ना, ज़्यादा ब्लड जो होता है ना वो वहाँ जाता है, उसको सही करने में लगता है, ठीक है।
और जब तक ये सही नहीं होता तब तक अपना नॉर्मल बॉडी जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। इसलिए जब अपन बीमार होते हैं तो अपना पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता, बिकॉज अपना ब्रेन जो होता है ना वो भी सही से काम नहीं करता, बिकॉज नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे चल ही नहीं रही है। नॉर्मल जो अपन को एनर्जी चाहिए होता है वो सबको नहीं मिलती, सारा एनर्जी इसके पास ही जाता है कि भाई पहले हम चोट को सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्ट ये है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, मैं लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दूंगी, ठीक है। 4 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है एयर के जरिए, एक होता है वाटर के जरिए, एक होता है बॉडी कांटेक्ट के जरिए, एक होता है वेक्टर के जरिए। एक एक को अपन पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला है अपने पास में थ्रू एयर। एयर के जरिए कैसे जाता है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है या फिर कफ करता है स्नीज या फिर कफ आप समझते हैं ना, स्नीज या फिर कफ करता है तो उसके मुंह के अंदर क्या, जब वो स्नीज करता है तो बाहर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फेंक देता है, ठीक है। स्नीज करते वक्त अगर आपने हैंड कर्चीफ रख के स्नीज करे होंगे ना तो आप देखेंगे आपके हैंड कर्चीफ के अंदर थोड़ा सा ना गिल्ला हो जाता है वो, क्योंकि उसके अंदर से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब ये जो ड्रॉपलेट्स है ये कहाँ पे चले गए, अब बाहर एयर के अंदर मिक्स हो गए। अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, जो इस इन्फेक्टेड पर्सन ने जब स्नीज किया उसके पास में जब खड़ा है और इस एयर के अंदर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर इसने इसका ड्रॉपलेट फेंक दिया। अब इस एयर को इसने ब्रीथ कर लिया तो ये ड्रॉपलेट्स इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये तो नॉर्मल एयर ब्रीथ कर रहा था, पर उस एयर के अंदर इस पर्सन ने स्नीज करके अपने ड्रॉपलेट्स को डाल दिए, जिसकी वजह से अब जब ये पर्सन ब्रीथ करता है तब उसके अंदर वो ड्रॉपलेट चले जाते हैं, जिस ड्रॉपलेट के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है, और वो माइक्रोब्स इस पर्सन के अंदर आने के बाद में उसको इन्फेक्टेड बना देते हैं। ये हेल्दी था पहले, लेकिन जैसे ही इसने इस इन्फेक्टेड पर्सन के पास में खड़े होकर जब इसने स्नीज किया तब इसने उसको ब्रीथ कर लिया, जिस वजह से इसके अंदर ड्रॉपलेट है और ये कौन हो गया, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। वो यहाँ पे लिखा, आप इसको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से डिजीज है जो एयर के जरिए जाते हैं, यानी एयरबॉर्न डिजीजेस कौन कौन से, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख के आना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अपना थ्रू वाटर, यानी वाटर के जरिए जाता है। वाटर के जरिए कैसे जाता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल यानी एक्सक्रीटा, ठीक है, ह्यूमंस का एक्सक्रीटा, एनिमल्स का एक्सक्रीटा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये माइक्रोब प्रेजेंट होता है। वाटर के जरिए कैसे जाता है मैं आपको समझाती हूँ। अब ये जो एक्सक्रीटा है, इस एक्सक्रीटा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक यहाँ पे अपन डिजीज़ ले लेते हैं कोलेरा, यहाँ पे भी आपको कोलेरा बता रखा है, तो इसके अंदर मान लिया मैंने कोलेरा का माइक्रोब प्रेजेंट है। अब ये जो एक्सक्रीटा है ये जब पानी के साथ में मिल जाता है, ठीक है, पानी के साथ में मिल जाता है, जब इस पानी को जिसके अंदर ये एक्सक्रीटा मिक्स हो गया, यानी कि ये माइक्रोब मिक्स हो गया, तब इस पानी को अगर कोई लेके एक पर्सन पी जाता है, ठीक है, पी जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, कोलेरा का माइक्रोब आ जाता है और ये भी कोलेरा से इन्फेक्टेड हो जाता है। यानी ये हमेशा किससे जाता है, वेस्ट मटेरियल से जाता है, बाय वाटर, ठीक है। वेस्ट मटेरियल सबसे पहले वाटर के अंदर मिक्स होता है, एंड ये वाटर अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा। अब इसको जो भी पीता उसको वो इस वेस्ट मटेरियल के अंदर जो माइक्रो प्रेजेंट था वो इस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर भी, इस हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा, जिसने ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो नहीं है, जो इन्फेक्टेड वाटर है, इसको जिसने पी लिया वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। आप समझे, ठीक है। The cholera causing microbe will enter new host through water they drink and cause disease in them, and उनके अंदर जाके डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भाई कोलेरा हो गई और जो भी डिजीजेस है ना इसके ज़रिए फैलती है थ्रू वाटर के ज़रिए, तो उन डिजीज़ को प्रिवेंट करना है तो क्या करना चाहिए। आप यूँ तो आंसर नहीं बोलोगे कि भाई तो हमको है ना जब एक पर्सन स्नीज या कफ कर रहा है तो उससे दूर रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे क्या लेना देना अपन को, वो स्नीज करे। अगर आपको एक बात बताती हूँ, अगर एक कोलेरा इन्फेक्टेड पर्सन, इसको मान लो कोलेरा है, सी बना देते हैं यहाँ पे, इसको कोलेरा है। अब ये कोलेरा वाले पर्सन, यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन खड़ा है, एंड इसने स्नीज़ किया, ठीक है। इसने जब स्नीज़ किया तब ये सोच रहा है कि भाई इसको कोलेरा, मेरे को कोलेरा हो जाएगा। ऐसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पर जब ये पानी पिए ना तब इसको सोचना चाहिए कि मेरे को कोलेरा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज वो पानी के जरिए फैलता है। इसके स्नीज़ करने से, कफ करने से इसको कुछ नहीं आने वाला है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के जरिए ही जाता है। तो अपन जब वाटर पीते तब उसको बॉईल करके या फिर कुछ भी करके उसको ट्रीटमेंट करके फिर वाटर को पीना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये वाटर के जरिए ही फैलते हैं और किसी तरीके से नहीं फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर बॉडी कॉन्टैक्ट कह सकते हैं अपन। ये कौन कौन से डिजीजेस होते हैं
एड्स हो गए, सिफिलिस हो गए, ये सब किसके जरिए जाते हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाता है। एड्स वायरस जो होता है, इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये और 2 तरीक़ों से फैलता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका ये है ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पीपल, यानी कि मान लेते हैं एक पर्सन को कहाँ चला गया, एक पर्सन को बी पॉजिटिव ग्रुप है, ठीक है, और उसको क्या है, वो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया जिस वजह से इसको ब्लड की कमी पड़ रही है। अब यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है जिसके पास में भी बी पॉजिटिव है, इसका ब्लड ग्रुप सेम है, अभी इसको डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके पास में क्या है, इसके साथ साथ में इसके पास में HIV वायरस भी प्रेजेंट है इसके ब्लड ग्रुप के अंदर। अब इसको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया, मतलब किसी ने इसको पहचाना नहीं कि भाई इसके अंदर HIV प्रेजेंट है। अब ये वाला ब्लड ग्रुप जब इस इंसान को चढ़ा दिया जाता है, तब इस इंसान के अंदर भी क्या आ जाता है? HIV आ जाता है, और ये भी एड्स के चपेट में आ जाता है, ठीक है। तो ब्लड से ब्लड जब कॉन्टैक्ट होता है तब भी ये हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि ना, अगर किसी एड्स वाले इंसान को क्या होता है, चोट लगी हुई होती है, ठीक है, एड्स वाले इंसान को क्या हो रहता है, चोट लगी हुई रहती है। तो चोट का मतलब ये है कि ब्लड वहाँ से आ रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और वो ब्लड अगर अपने ब्लड से किसी ना किसी तरीके से भी अगर कांटेक्ट हो जाता है, सिरिंज के जरिए का मतलब ये है, वो सुई नहीं होती है, सुई, ठीक है। एड्स वाले इंसान को अगर अपन ने सुई से उसको कुछ इंजेक्शन दिया, उसकी दवाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अपन ने उसको इंजेक्शन किया और इसी सुई को बिना धोए, अभी तो धोना नहीं चाहिए, अभी फेंक देना चाहिए, ठीक है, दूसरा सुई लेना चाहिए दूसरे पर्सन को अगर सुई लगानी है तो। और इसी सुई को अगर इसने एक अच्छे इंसान को लगा दिया जिसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, एड्स वाले को इसने सुई लगाया एंड उसी सुई को इसने इसको लगा दिया, हेल्दी पर्सन को, तो इसके अंदर भी एड्स चला जाता है। बिकॉज यहाँ कहाँ अपन इसके बॉडी के अंदर ही तो सुई लगा रहे हैं, ब्लड के अंदर ही तो सुई लगा रहे हैं, तो वो ब्लड कांटेक्ट हुआ है उसके साथ में, सिरिंज के साथ में, एंड वही सिरिंज को, ठीक है, उसी सुई को अपन इसको लगा रहे हैं, तो इसके अंदर भी HIV हो जाता है, ठीक है। तो सुई को एक पर्सन को एक ही लगाने का, फिर फेंक देना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या होता है, एक और तरीका, वो ब्लड टू ब्लड जो कांटेक्ट था उसी के अंदर वो दोनों पॉइंट है, या तो सुई से होता है या फिर ना ब्लड ग्रुप कमी जो होता है उसमें हो जाता है। या फिर कैसा होता है, इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी को चला जाता है। कैसे जाता है? प्रेगनेंसी के समय में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के समय में। आप ये 12th में अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी में कैसे एक मम्मी का ब्लड ही होता है जो है ना पूरे बेबी को नरिश करता है, ठीक है ना। जब एक मदर प्रेग्नेंट होते हैं तब क्या होता है, मदर का जो ब्लड होता है उसी से, मदर के ब्लड के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, मदर का जो इम्यूनिटी होता है ना वही बेबी को भी प्रोटेक्ट करता है। इस प्रकार से पूरा है ना वो मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो अगर मदर को अगर HIV होता है तो वो इसके अंदर भी चला जाता है, बच्चे के अंदर भी चला जाता है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के समय में भी हो जाता है। थ्रू वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। इंटरमीडिएरीज लिखा है, इंटरमीडिएट्स आप लिखना, ठीक है, इंटरमीडिएट्स MEDIATES, ठीक है, इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब हुआ, बीच वाई मतलब 2 लोगों को मिलाने का काम कर रहा है ये। यहाँ पे मैं आपको है ना पर्सन का इमेज करके बता रही हूँ, पर ये पर्सन नहीं है, ठीक है। 2 पर्सन को मिलाने का जो काम करता है, 2 पर्सन नहीं, 2 चीज़, कुछ भी आप ले लो। यहाँ पे है मेरे पास में एक बैक्टीरिया, ये पता नहीं कैसा बैक्टीरिया समझो आप इसको, और है ना यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना है, तो इसके बीच में अपने आते हैं वेक्टर दादा या फिर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इन दोनों को मिलाते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया इस इंसेक्ट के अंदर जाती है और ये इंसेक्ट जब इसको काटता है तो ये बैक्टीरिया सीधा इसके अंदर आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं इन दोनों के बीच में ये बीच वाई का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बीच वाई का काम कर रहा है। वही अपना क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं। फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट, दीज एनिमल्स आर दस इंटरमीडिएट्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। द कॉमनेस्ट वेक्टर्स आर, कहाँ चला गया, द मॉस्किटोज विच स्प्रेड मलेरिया, ठीक है। सबसे कॉमन वेक्टर जो अपने आसपास भी अपन को हमेशा देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं, मॉस्किटोज है। एंड यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, अपन को जो मॉस्किटोज काटते हैं ना वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही काटते हैं। कभी भी अपन को जो भी मॉस्किटो काटता है ना, आप उससे पहचान सकते हैं ये फीमेल मॉस्किटो है, बिकॉज मेल मॉस्किटो जो होता है वो कभी काटता ही नहीं है अपन को, बिकॉज उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, वो और कुछ खा के अपना पेट भर लेता है। जबकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, उसको अकेले
नरिशमेंट, यानी कि उसको अच्छा नरिशमेंट फूड मिलने के लिए वो क्या करती है, ब्लड चाहिए होता है उसको। अब ये जो ब्लड होता है वो कहाँ से लेती है, अपन को काट के लेती है। क्यों लेती है, बिकॉज उसको मेच्योर एग्स रखना होता है, उसको रिप्रोडक्शन के लिए उसको ब्लड चाहिए होता है। और जब ये ब्लड को लेता होता है तब क्या करता है कि एक मॉस्किटो है ये, ठीक है, मॉस्किटो जब एक पर्सन को काटता है तब अपने यहाँ से तो ब्लड लेके जाता है, लेकिन वो भी कुछ फ्री गिफ्ट दे के जाता है। क्या दे के जाता है, उसका सलाइवा दे के जाता है। सलाइवा मतलब अपने मुंह के अंदर जो पानी नहीं होता वैसा उसके मुंह के अंदर जो पानी होता है ना वो अपने ब्लड के अंदर डाल के चला जाता है। मैं भी आपको कुछ दे के जाता हूँ यूँ करके, सलाइवा दे के जाता है। अब इस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो माइक्रोब प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो माइक्रोब जो आपको मलेरिया कराता है, कौन कराता है, प्रोटोजोआन कराता है। कौन सा था, उसका नाम क्या था, प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम था मलेरिया करने वाला माइक्रोब, ठीक है। अब इस सलाइवा के अंदर माइक्रोब होता है एंड जब ये सलाइवा अपने अंदर डाल के चला जाता है अपने ब्लड के अंदर एंड वो माइक्रोब अपने बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, वो माइक्रोब अपने बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया, ठीक है। 4 टाइप के थे, कौन कौन से, एयर, वाटर एंड वेक्टर और एक और था बॉडी कॉन्टैक्ट, ठीक है। चारों आप याद रख लेना। व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि जो पर्सन सफ़र कर रहा है किसी इन्फेक्शियस डिजीजेस से, जैसे आई फ्लू जो होता है आँख वो देखने से भी होता है ना वैसा वाला, और एयरबॉर्न जो डिजीजेस होते हैं जैसे किसी को कफ हो गया या फिर और कुछ बीमारी है तो उसको थोड़ा दूर रखना दूसरे बच्चों से। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कोई साफ़ रहना चाहिए, जैसे उसको गर्म करके फिर यूज़ कर सकते हैं या फिर फिल्टर करा हुआ रहना चाहिए, है ना। क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए जिससे वेक्टर्स यानी मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए, साफ़ सुथरी सराउंडिंग रखनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को अपन शुरू कर सकते हैं जिससे चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कराया जाए। चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन आप आगे आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। स्प्रेडिंग नॉलेज थ्रू लेक्चर्स एंड सेमिनार्स अबाउट हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी गाँव के जो लोग होते हैं जो इतना जानते नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जाके अपन लेक्चर सेमिनार या फिर ऐसे लगा सकते हैं, उनको ऐसे मतलब उनको बता सकते हैं कि आप इन तरीके से डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं यूँ करके। सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, डिफाइन इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन, डिफाइन वैक्सीन, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो लास्ट वीडियो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाती हूँ आपको, जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगी। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीन लगाया जाता है। आप ये पढ़ो, पहले ये वाला पढ़ो, आपको समझ आएगा। इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनोक्यूलेशन या फिर इंजेक्टिंग अ सब्सटेंस का यहाँ पे क्या है, वैक्सीन इनटू अ हेल्दी पर्सन इन ऑर्डर टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। समझ गए आप, यानी कि क्या करना है इसके अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक हेल्दी पर्सन, इसको कोई बीमारी नहीं है अभी, एक हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्या इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों इंजेक्ट कर रहे हो एक हेल्दी पर्सन के अंदर, तुम वैक्सीन को क्यों डाल रहे हो। इसलिए डाल रहे ताकि इस पर्सन के अंदर इम्यूनिटी बने। इस पर्सन के अंदर क्या बने, इम्यूनिटी बने। इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है पहली बार जब किसी माइक्रोब से मिलता है, पहली बार जब किसी माइक्रोब से मिलता है तब ये धीरे धीरे उससे लड़ता है। बिकॉज अभी तक इसने ऐसा मतलब इससे हर एक माइक्रोब अलग अलग होता है, ये कुछ अलग तरीके से अपने बॉडी को इन्फेक्ट करता है, कोई दूसरा माइक्रोब अलग तरीके से करता है। तो ये माइक्रोब जिस तरह से इन्फेक्ट करता है उसको ये समझेगा पहले इम्यून सिस्टम, फिर उसके विरुद्ध में ये अटैक करेगा, ठीक है। तो पहली बार जब एक माइक्रोब से मिलता है तब वो धीरे धीरे उसको मारता है, ठीक है, उसको समझ के, उसको टाइम लगता है उसको मार गिराने में। पर जब ये माइक्रोब दूसरी बार जब आता है, दूसरी बार जब ये इसी इम्यून सिस्टम से लड़ता है ना, तब ये इम्यून सिस्टम इसको फटाक से पहचान जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसके फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में सेकेंड टाइम में ये बहुत जल्दी इसको मार गिरा देता है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं वैक्सीन के अंदर, मैं इसके साथ आपको समझाती हूँ। वैक्सीन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर या तो अपना अधमरा माइक्रोब होता है, अधमरा माइक्रोब होता है, यहाँ पे सही से लिखा नहीं जा रहा, सॉरी, वहाँ अधमरा माइक्रोब होता है, या फिर क्या होता है अपना असली में जो माइक्रोब, यानी अपन मान लेते हैं अपन स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध में वैक्सीन लगा रहे हैं, तो स्मॉल पॉक्स के जैसा दिखने वाला और कोई माइक्रोब, जैसा दिखने वाले का मतलब सेम ग्रुप को बिलोंग करने वाला, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपन स्मॉल पॉक्स जो है एक बैक्टीरिया कर रहा है, तो अपन उसके जैसे कैरेक्टर्स को रखने वाला एक माइक्रोब को अपन डालते हैं वैक्सीन के अंदर। यानी वैक्सीन के अंदर या तो असली में जो
माइक्रोब है वो अधमरा करके डालते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं कि एक दूसरा माइक्रोब जो इसके जैसा हो, एकदम डिफरेंट माइक्रोब नहीं लेके डालते। जैसे है ना, अपन को चाहिए एक वायरस के विरुद्ध वैक्सीन और लेके आके डाल दिया बैक्टीरिया, ऐसे नहीं डालेंगे अपन। बैक्टीरिया के अंदर ही अपन उसके सेम कैरेक्टर्स वाले को लेके डालते हैं, तो वही वैक्सीन है अपना। आप इसको कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। मैं आपको एक और बार समझाने की कोशिश करती हूँ जिसमें आपको इजीली समझ आए, ठीक है। सबसे पहले आपको इम्यूनिटी क्या होती है समझ में आना चाहिए। इम्यून सिस्टम अपना क्या करता है, इम्यून सिस्टम का एक ही काम है, बाहर से जो भी बिना पूछे अपन से, मतलब अपन को जो हार्म पहुंचाने के लिए जो भी अंदर आता है उसके साथ में ही अटैक करता है, उसके सामने अटैक करता है एंड इसको हरा देता है, ठीक है। इसको भगा देता है, बॉडी से बाहर भगा देता है, ठीक है। अब ये इम्यून सिस्टम जो होता है इसके पास में खास बात है कि ये मेमोरी पावर इसकी बहुत ज़्यादा तेज है। मेमोरी सेल इसके पास में प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी इसके पास में बहुत ज़्यादा तेज होती है। एक माइक्रोब जब इससे पहली बार मिलता है इम्यून सिस्टम से, तब इससे ये धीरे धीरे लड़के इसको हरा देता है। कभी कभार नहीं हरा पाता है तो अपन को डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। हमेशा इम्यून सिस्टम नहीं जीतता है, तो कभी कभार जब माइक्रोब जीत जाता है तब ये तब अपना इम्यून सिस्टम उसको भी याद रखता है कि इसने मेरे को कैसे मार के गिराया था। अगली बार जब ये सेम माइक्रोब आता है तब इम्यून सिस्टम इजीली उसको हरा देता है, बिकॉज उसके टैक्टिक्स, उसके जो तरीके होते हैं अपने बॉडी को इन्फेक्ट करने का, वो इम्यून सिस्टम को पहले से पता है, वो इम्यून सिस्टम को पहले से पता है। यानी कि क्या है, इम्यून सिस्टम को सिंपल आप समझें, इम्यून सिस्टम को इससे लड़ना है, इम्यून सिस्टम को इस माइक्रोब से लड़ना है, तो अपन पहले से क्या एक डेमो लड़ाई लड़वा देते हैं, एक डेमो लड़ाई लड़वा देते हैं। किससे? इम्यून सिस्टम से। वैक्सीन के अंदर यही होता है, एक डेमो लड़ाई होती है कि तुमको असली में मैदान में तुमको इस माइक्रोब से लड़ना है, तो उससे पहले तुमको डेमो दिखा रहे हैं कि भाई वो माइक्रोब कैसा होगा। वैक्सीन के अंदर अपन ये करते हैं कि वो माइक्रोब कैसा होगा जो असली में तुझे लड़ना है, इम्यून सिस्टम दादा वो, ठीक है ना, वो माइक्रोब कैसा होगा करके उसको डेमो दिखाते हैं अपन वैक्सीन के अंदर। तभी डेमो से सीख जाता है एंड फिर अगली बार असली मैदान में अच्छा फोड़ के आ जाता है माइक्रोब को। समझे आप वैक्सीन को, ठीक है। डिफाइन इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी क्या होती है? अपनी बॉडी की एबिलिटी होती है जो अपन वैक्सीन अंदर जो आता है उसकी, मतलब वैक्सीन के अंदर वैक्सीन आप इधर मत वर्ड यूज़ करना, आप क्या यूज़ करना, बाहर से कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट यानी माइक्रोब कुछ भी आता है तो उसके विरुद्ध में अपनी एबिलिटी होती है बॉडी की कि वो फाइट करके उसको हटा देवे, रिकॉग्नाइज करता है एंड डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट्स एक्सटर्नल डिजीज। एलिमिनेट मतलब भगा देता है। और वैक्सीन का क्या मतलब हुआ? वैक्सीन का मतलब अपने पढ़ लिया, ठीक है। आंसर आप इसको रीड करोगे आपको जरूर समझ आएगा। वैक्सीन इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ डाइल्यूटेड और वीकेंड फॉर्म। वीकेंड फॉर्म का मतलब है अधमरा, ठीक है। वो पूरा अपना जोश खराब असर नहीं है, वो अधमरा किया हुआ है। इट में हैव ऑर्गेनिज्म इन लिविंग और इन डेड फॉर्म, इवन डेड फॉर्म में भी हो सकता है। दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज, ये एक्चुअली में डिजीज कॉज नहीं करेगा, बट इट वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज। डेमो दिखाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इम्यून सिस्टम को डेमो दिखाते हैं कि असली माइक्रोब ऐसे होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार इम्यूनाइजेशन वीडियो को देखना तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने जितना हो सकता है उतना अच्छे से यहाँ पे समझाया है, मैं टाइम को गिन भी नहीं रही हूँ, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए। इम्यूनिटी इज़ द, यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया वैक्सीनेशन, ये आपको समझाती हूँ मैं, ठीक है। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस जिसके अंदर अभी कोरोना में अपन सबने वैक्सीन लगवाई होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ तो उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं कि भाई अपन अपने बॉडी के अंदर एक अधमरा माइक्रोब को ले रहे हैं, डेमो क्लास अपन अंदर ले रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि वो वैक्सीन लेके अपने बॉडी के अंदर जो मेमोरी बनी है उसको अपन क्या बोलेंगे? इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन को अंदर लेना। इम्यूनाइजेशन क्या है? वैक्सीन डाल के उसके विरुद्ध में जो इम्यूनिटी बनती है उसको कंप्लीटली क्या बोला जाता है? इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। तो आपसे यूँ क्वेश्चन पूछेंगे वैक्सीन करते क्यों? इम्यूनाइजेशन होने के लिए, इम्यून अपने अंदर, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बढ़ने के लिए अपन वैक्सीन को लेते हैं अंदर। सिंपल सी बात है। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन से कौन कौन से डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड? तो ये कुछ डिजीज़ के नाम है। स्मॉल पॉक्स, रेबीज़ वो नहीं होते कुत्ते काटने से या फिर और कोई जानवर काटने से जो डिजीज़ हो जाती है ना, वो रेबीज़। पोलियो, डिप्थीरिया, ये है ना, ये सब अपने है ना सांस से रिलेटेड है, सांस लेने में और लंग्स, इन सब से रिलेटेड है ये। डिप्थीरिया आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगी। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस मतलब लीवर से रिलेटेड अपना जो डिजीज़ हुआ वो।
इन सब के लिए वैक्सीन प्रेजेंट है मार्केट के अंदर। इट हैज़ बीन पॉसिबल टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पहले 100 साल से पहले स्मॉल पॉक्स जो था वो बहुत ज़्यादा वो मचा रहा था, हलचल मचा रहा था अपने वर्ल्ड के अंदर, पर बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने से, मैसिव बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कराने से स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से हट चुका है अभी, ठीक है। What are the immunization program available at the nearest health center in your locality? यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे नाम दे रखे हैं जो बीमारियाँ अपने पढ़ी भी नहीं अपने 9th में, वो भी दे रखा है, ठीक है, पर आप नाम याद रख सकते हो। DPT जो होता है ये 3 डिजीज़ के लिए मिल के है, और ये अरे यार ये किसके लिए दिया जाता है? इन्फेंट्स को दिया जाता है। इन्फेंट्स यानी 1 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं, ठीक है। 1 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए इन्फेंट्स बोलते हैं। इनको क्या दिया जाता है? DPT वैक्सीन दिया जाता है। ये 3 डिजीज़ के लिए मिला हुआ है। डिप्थेरिया, DIPTHERIA डिप्थेरिया, और एक है पर्टुसिस ये है, और एक और है टिटेनस, ठीक है। ये तीनों जो डिजीज़ है इन तीनों के लिए मिला के ये DPT वैक्सीन दी जाती है। और ये जो तीनों डिजीज़ है अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये तीनों आप इतना समझो कि ना अपने नेक रीजन और ना सांस लेने में दिक्कत और इनसे रिलेटेड, जब ये बच्चों को हो जाती है ना तो उससे बच्चे डेथ हो जाती है। जैसे अपने बड़ों के अंदर तो फिर भी उनसे ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, सब ज़्यादा होता है ना, तो अपन ऑलमोस्ट अपन दवाई ववाई लेते तो अपने ना बच जाते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना उनके अंदर अगर ये ज़्यादा फैल जाता है, ये बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया कराता है, ये भी बैक्टीरिया कराता है, ये जब ज़्यादा फैल जाता है तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ब्रीथ करने में, ठीक है। ये टेटानस में तो कंटिन्यूस कफ होता रहता है, इतना कफ होता है कि सांस भी ले नहीं पाता है, ठीक है। तो ये सब सांस से रिलेटेड है एंड उसमें बच्चे की डेथ हो जाती है, इसलिए ये वैक्सीन इन्फेंट्स को दिया जाता है, DPT वाली वैक्सीन। BCG तो है ये ट्यूबरक्लोसिस का है, ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है, जिस साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को इन्वेंट किया था, ठीक है, इन्वेंट किया था, उनके नाम पे ये दे रखा है BCG। TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। पोलियो तो अपन को पता है पैरालिसिस हो जाता है ना। एंड और कौन कौन, मीजल्स है। मीजल्स जो होता है ये कफ जैसा ही होता है, ठीक है, कफ जैसा ही होता है, कफ के जैसे आपको सिम्टम्स दिखेंगे। और उसके साथ साथ है ना अपने स्किन जो होती है, स्किन में रैशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, मीजल्स के लिए, MMR के लिए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए, चिल्ड्रन यानी ये आप 12 साल से नीचे आप इनको ले सकते हैं। इनको क्या क्या है? टाइफाइड के लिए है, ठीक है। TT यानी टिटेनस ही है। DT क्या है? डिप्थेरिया और टिटेनस दोनों के लिए मिला वाला वैक्सीन है ये। स्मॉल पॉक्स अपन को पता है, ठीक है। टैब हो गया, ठीक है, TAB। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए TT टिटेनस का हो गया, हेपेटाइटिस B का हो गया। हेपेटाइटिस B जो होता है ये लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है। इन सब के लिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इम्यूनाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी वैक्सीन। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल, अब अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 year, व्हाट वर द इलनेस? तो ये आप खुद लिख सकते हैं कि आप कब कब बीमार पड़े थे, है ना। इसमें क्या समझाऊँ मैं अब आपको? अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज अ डॉक्टर और नर्स और हेल्थ वर्कर इज़ एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी। सही बात है ना, अपन जितना बीमार लोगों से नहीं मिलता उतना ज़्यादा तो डॉक्टर का काम क्या है? हमेशा पेशेंट के साथ में रहना होता है, तो वो ज़्यादा एक्सपोज होता है ना। फाइंड आउट हाउ शी और ही अवॉइड्स गेटिंग सिक हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो सबसे ज़्यादा चांस तो डॉक्टर के पास में ही है कि वो सबसे ज़्यादा बीमार हो जाए। तो अपन यहाँ पर ये समझेंगे कि एक डॉक्टर कैसे अपने आप को प्रिवेंट करता है डिजीज़ से, डिजीज़ उसको नहीं लगने चाहिए, वो कैसे प्रिवेंट करता है? वो हमेशा मास्क पहनते हैं। एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए क्या बनाते हैं? मास्क पहन के रखते हैं। ये ऑलवेज वियर हैंड ग्लोव्स। ऐसे भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जो टच करने से एक दूसरे से जाते हैं, तो वो हमेशा ग्लव्स पहनते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं। मास्क क्यों पहनते हैं? एयरबॉर्न डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए ग्लव्स पहन के रखते हैं। ऑलवेज क्लीन हैंड्स एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट्स आफ्टर डायग्नोजिंग द पेशेंट, यानी कि हाथ हमेशा धोते हैं जब भी वो एक पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि ठीक है ना, डिजीज़ वो है कि नहीं है, देखने के बाद में हाथ को बार बार साफ करते हैं, यानी क्लिनलीनेस रख रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, अपने आसपास। मेक श्योर दैट दे आर इम्यूनाइज्ड, यानी उनके अंदर सारे टाइप की वैक्सीन लेके रखे होते हैं। वो उनके अंदर पहले से सारे टाइप की वैक्सीन जो प्रेजेंट है, स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसका भी हो गया वो प्रेजेंट है, वो सब वो लेके रखते, बिकॉज ताकि उनको कोई डिजीज़ अटैक नहीं कर पाए। टेक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेते क्यों लेते हैं? अगर बाई चांस कोई डिजीज़ भी हो जाए तो भी इनका इम्यूनिटी लड़ पाए, उसके लिए अपन लेते हैं। अपन ने इम्यूनिटी में पढ़ा था प्रिवेंट अपन कैसे करते हैं, या तो अपन मैदान में नहीं उतरे, या फिर अगर तुम मैदान में उतरे हो तो अपनी आर्मी को एकदम तगड़ी बनाओ। अपनी आर्मी क्या है? इम्यून सिस्टम। कैसे तगड़ी बनाए? खूब सारा खाना खा के। खूब सारा का मतलब बहुत सारा पिज्ज़ा खा के नहीं, बहुत सारा नरिशमेंट वाला फूड खा के, न्यूट्रिशनस फूड खा के,
ठीक है। डिस्पोज ऑफ एनी सेप्टम ब्लड सैंपल यूरिन और स्टूल प्रॉपरली, यानी कि ब्लड सैंपल बहुत सारे अपन दे के आते हैं ना डॉक्टर के पास में कोई डायग्नोस करने के लिए, तो उनको वो सही तरीके से डिस्पोज करते हैं, यानी कि सही तरीके से उनको हटाते हैं, ठीक है। वे सही तरह से डिस्पोज मतलब समझते हैं ना, सही तरह से डिस्पोज कर देते हैं। इस तरह से वो अपने आप को डिजीज़ होने से बचा के रखते हैं। सिंपल था, ठीक है। कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीज आर, सजेस्ट 3 स्टेप्स दैट कुड बी टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटीज़ टू ब्रिंग द इंसिडेंस ऑफ दीज डिजीजेस। यानी ये कह रहे हैं कि अपने नेबरहुड में जाके सर्वे करो। अब सर्वे कौन करने जाए, यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है, आप करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। सर्वे रेबीज, कोलेरा और टाइफाइड को इन्होंने बता रखा, तो मैं आपको यहाँ पे इन डिजीज़ का वो सिम्टम्स और ये समझाती हूँ इसके अंदर, ठीक है। रेबीज जो होती है इसके अंदर क्या होता है, सीवियर हेडेक होता है, फीवर होती है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन यानी अपने मसल जो होते हैं मुरड़ जाते हैं, अखड़ जाते हैं, ठीक है ना, टाइट हो जाते हैं, समझे आप, वो होता है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट। अपना जो थ्रोट होता है और चेस्ट, ठीक है ना, चेस्ट, इन दोनों का अपना मसल जो होता है वो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, यानी अकड़ जाता है, कड़क हो जाता है, कड़क नहीं होता, अकड़ जाता है। तो इसका मैं कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है ना। तो इसके लिए रेबीज से अगर अपन को बचना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पेट डॉग्स को अपन को वैक्सीन देना पड़ेगा, एंटी रेबीज वैक्सीन देना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ पेट डॉग्स। मतलब हाँ, पेट डॉग्स को भी सुई लगाई जाती है ना, कैट्स उनके लिए, ठीक है। तो क्योंकि रेबीज जो होती है वो कहाँ से फैलती है, रेबीज जो होती है वो कब आती है, जब अपन को डॉग्स काट लेते हैं या फिर कैट्स या फिर वॉल्फ, ठीक है ना, वो सब अगर काट लेते हैं तो अपन को रेबीज हो जाती है। तो उससे बचना है तो ऑब्वियस बात है अपन को उनको ही एंटी वैक्सीन लगाना पड़ेगा। कॉलेरा जो होता है वो अपन को पता है वाटर, उसका सिम्टम पहले अपन पढ़ लेते हैं। ये जो बीच में ये जो कॉलम है ना, ये सिम्टम का कॉलम है और ये अपना तरीका है कि कैसे बचा जा सकता है। तो कॉलेरा के अंदर क्या होता है, डायरिया होता है यानी लूज मोशन होता है जो जनरली पेनलेस होता है, एंड उसके साथ में नोसिया के साथ वॉमिटिंग होती है। नोसिया मतलब वॉमिट आने से पहले जो फीलिंग आती है ना, उसको नोसिया बोलते हैं, ठीक है। एंड इससे अगर अपन को बचाना है, कॉलेरा से बचाना है, तो अपन क्या करने का है, अपन को सबसे पहले वाटर जो होता है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर रखने का, ठीक है ना। उसके अंदर कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा मिलना नहीं चाहिए, ऐसा उसको प्रिवेंट करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर अपना रहना चाहिए। उसके साथ साथ में अपने पास में कॉलेरा की वैक्सीन भी है, तो उससे अपन वैक्सीनेटेड भी होने चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन भी रहना चाहिए और आसपास गुड सैनिटाइजेशन होना चाहिए, यानी कि वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा सही सही एक्सपोज करने का सही वो सब रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाँव में क्या खुले में जाके एक्सक्रीटा कर देते तो उसके अंदर ज़्यादा चांस रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइफाइड जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हेडेक होती है, फीवर होती है, जिससे और टेम्परेचर अपना इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट वीक के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर वापस से घटता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे ही फीवर मलेरिया के अंदर नहीं होता क्या, घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, वैसे करता रहता है इसके अंदर। प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए फीकल मैटर का, बिकॉज टाइफाइड जो होती है, अरे ये क्या हो गया, टाइफाइड जो होती है ना, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर से जाता है, तो इसके अंदर भी प्रॉपर क्या होना चाहिए, अपना सैनिटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अंदर अपन को टाइफाइड की वैक्सीन भी प्रेजेंट है, तो वो भी लेना चाहिए, बिकॉज अगर बाई चांस अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो अपना इम्यूनिटी उसके विरुद्ध लड़ पाए। अगर ये बच्चों का क्वेश्चन है कि भाई अपन बच्चों के अंदर ना डिजीज़ को पहचान रहे हैं, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन है, बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हर और हिज केयर टेकर्स दैट शी इज़ और ही इज़ सिक, बिकॉज बेबी बोलता नहीं है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम छोटे, ठीक है। व्हाट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट दैट द बेबी इज सिक, व्हाट इज़ द सिकनेस, कौन सा चीज़ अपन कौन सी चीज़ से अपन पहचान सकते हैं। अगर एक बच्चा बार बार रोता रह रहा है, ठीक है, उसको मतलब खाना भी दे दिया, सब कर दिया, फिर भी अगर रोया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसको कोई डिजीज़ है, ठीक है। हाई बॉडी टेम्परेचर टच करके अपन पहचान सकते हैं, उसके अंदर हाई बॉडी टेम्परेचर, लूज मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्रूपिंग ऑफ आइज़ यानी आइज़ उसके ऐसे नीचे नहीं होता है अजीब से, नॉर्मल जैसे हेल्दी बेबी वैसा नहीं है, ठीक है, आँखें लाल हो गई, तो इन सब तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि भाई इसको कोई सिक है। अभी पहला पॉइंट हो गया कि अपन ने पहचान लिया कि बेबी सिक है। कैसे पहचाना, बिकॉज उसके अंदर ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट अपने क्या है, व्हाट इज़ द सिकनेस, कौन सा सिकनेस है ये अपन पहचानने जा रहे हैं। कैसे पहचानते देखते हैं, अगर उसका आंखें येलो हो चुकी है, पेल स्किन लाइक थोड़ा थोड़ा येलो टाइप ऐसा हो गया है, ठीक है, यूरिन येलो, यूरिन एकदम येलो यूरिन जा रहा है, तो इसका ऑब्वियस बात है बेबी किससे सफ़र कर रहा है, जॉन्डिस, बिकॉज जॉन्डिस के अंदर अपनी आँखें और स्किन वगैरह ये सब येलो येलो हो जाती है, तो बेबी किसके कारण उसको डिजीज़ क्या हुई है, जॉन्डिस हुई है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कहाँ चला गया ये रहा, रेडनेस इन द आई अपनी लाल हो गई है,
ठीक है, और बार बार आई को अगर रब कर रहा है, ठीक है ना, हाथों से बार बार अगर आई को रब करा जा रहा है तो उसको क्या हुआ है, आई फ्लू हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, ग्रिपिंग पेन इन द स्टमक, लूज स्किन एंड रिपीटेड लूज मोशन इंडिकेट डायरिया। डायरिया मतलब होता ही है, ये लूज मोशन हो रहा है तो फिर उसको क्या हुआ, डायरिया हुआ है। हाई फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोसिया हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीलिंग वेरी कोल्ड हो रहा है, ठीक है। एक तो इतना तेज का बुखार आ रहा है और कभी कभार एकदम इतना ठंडा पड़ा है तो इसको क्या हुआ, मलेरिया हुआ है। हेडेक भी हो रहा है, नोसिया हो रहा है, ठीक है, वॉमिट करने जैसा वो वाला। इफ़ ओनली फीवर इज देयर, मतलब सिर्फ और सिर्फ फीवर है, नो अदर विजिबल सिम्टम्स, देन लेबोरेटरी टेस्ट अपन को कराना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ फीवर है और कुछ उसको है ही नहीं तो अपन को, क्योंकि है ना फीवर जो होता है वो बहुत एक कॉमन जनरल इफेक्ट है, वो हर एक डिजीज़ के लिए होता है, बिकॉज अपनी इम्यून सिस्टम जब लड़ती है तो वो कॉमन इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, वो वाला कॉमन इफेक्ट्स है। तो फीवर तो सबके लिए आता है, तो अपन को सिर्फ फीवर आ रही है तो अपन को टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा कि इसको क्या है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी वो मलेरिया से जब रिकवर हो रहा है तब उसको ज़्यादा चांस है क्या किसी और डिजीज़ से एक्सपोज होने या फिर डिजीज़ से इन्फेक्ट होने में, क्योंकि जब मलेरिया से वो सही हो रहा होगा तो ऑब्वियस बात है उसका इम्यून सिस्टम उस मलेरिया से लड़ रहा होगा, तब इतना चांस नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, व्हेन शी इज़ रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, तब भी हो सकता है। व्हेन शी इज़ एन 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox। यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन से कंडीशन के अंदर वो सिक होने का चांस ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर है। अब देखो चांस तो तीनों के अंदर है, ठीक है, तीनों के अंदर। कभी भी एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है भाई, इसका क्या, किसको क्या अपन कह नहीं सकते कि ये इन्फेक्ट नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। पर यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसके अंदर है डिजीज़ पकड़ने का, तो किसके अंदर है, इसके अंदर है। क्योंकि यहाँ पे देखो वो खाना अच्छे से खा रहा है, वो मलेरिया से रिकवर हो रहा है, मलेरिया से रिकवर हो चुका है, यानी वो मलेरिया से रिकवर हो चुका है, पर अभी और किसी चिकन पॉक्स से कोई एक पर्सन सफ़र कर रहा है उसका वो देखभाल कर रहा है, तब भी इसको डिजीज़ लग सकती है। पर अगर इसने वैक्सीन ले रखा है, अच्छा नरिशमेंट खा रहा है तो नहीं हो सकता इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड वाला देखो तो ये शी इज़ ऑन अ 4-day फास्ट। अभी तो एक मैडम अभी मलेरिया से सही हुई हैं, अभी मलेरिया से सही हुए हैं और उसके बाद फटाक से इन्होंने 4 डे का फास्ट डाल दिया। सिर्फ 4 डे का फास्ट थोड़ी डाला, उसके साथ साथ में ये चिकन पॉक्स से एक पर्सन सफ़र कर रहा है, उसकी देखभाल भी कर रहा है, टेकिंग केयर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तो अभी मलेरिया से सही हुआ है तो ऑब्वियस बात है इनकी बॉडी वीक है। किसी भी डिजीज़ है जब एक पर्सन कंप्लीटली सही होता है ना तब भी उसकी बॉडी वीक होती है, बिकॉज उसको नॉर्मल आने में टाइम लगता है, ठीक है। अब इसी समय में अगर ये फास्ट में रहेंगे तो इम्यूनिटी अपनी अच्छे से काम कब करती, जब उसको अच्छे से खाना मिलेगा, नरिशमेंट भरा उसको खाना मिलेगा, तभी तो अपनी आर्मी लड़ पाएगी। अब इसकी आर्मी वीक पड़ी है, एक तो इसकी आर्मी वीक पड़ी है और तब जाके ये चिकन पॉक्स से एक्सपोज हो रहा है। चिकन पॉक्स से कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, बिकॉज चिकन पॉक्स से सफ़र किया वाला पर्सन को ये टेकिंग केयर कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा चांस है चिकन पॉक्स होने का, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी वीक है। यहाँ पे मेन कारण क्या है, इनका इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी क्यों वीक है, बिकॉज 4 डे की फास्ट पे बैठे हैं और अभी जस्ट मलेरिया से सही हुए हैं, तो ये वैसे बॉडी वीक है और उसके अंदर इनको 4 डे फास्ट भी इन्होंने ले लिया, खाना सही से खाया ही नहीं है। खाना फास्ट में तो खाना कौन खाता है, तो इसलिए इम्यून सिस्टम इनका वीक हो गया, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा चिकन पॉक्स होने का चांस हो सकता है, ठीक है। सो यहीं पे इन्होंने रीज़न दे रखा है उसका कि जब मलेरिया होता है तो वो उसको कितना सारा बॉडी फ्लूइड्स वेस्ट हो जाते हैं, जिससे है ना वीक होता है, और तभी इन्होंने 4 डे फास्ट भी ले लिया तो और ज़्यादा वीक हो गए। एंड उसके साथ साथ में इनका इम्यून सिस्टम भी वीक है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स एंड मोर लाइकली दैट शी मे ऑल्सो गेट द डिजीज़। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। अब ये आप खुद सोचना, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब आप ज़्यादा सिक होते हो, या फिर जब आप बस और ट्रेन से 2 दिन ट्रैवल करके आए तब अगर आप डिजीज़ से ज़्यादा पकड़े जाएंगे, या फिर व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स वाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। बिकॉज फ्रेंड से अपन बहुत क्लोजली अपन रहते हैं ना, ऐसा नहीं दूरी बनाए, जैसे बस और ट्रेन में अगर जाते हैं ना, फिर भी अपन अगर कोई पर्सन स्नीज कर रहा है या कुछ कर रहा है तो अपन मुंह सब बंद कर लेते हैं, ऐसे अपन अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में तो कौन फॉलो सिक होता है, डरते जो बच्चे डर जाते हैं वो ऐसे डर के कारण ऐसे कुछ हो जाता है उनको, बाकी वो ऐसा कुछ डिजीज सिक नहीं होता है, ठीक है। जब एक फ्रेंड अपना फ्रेंड जो है अगर वो मीसल्स जो होता है वो कैसा कफ जैसा होता है, मैंने आपको बताया कफ के साथ में स्किन रैशेस होता है, ठीक है ना, स्किन की रैशेस होती है। तो अगर अपना फ्रेंड ही अगर अपने मीजल से डिफेक्ट हो गया तो अपन फ्रेंड के साथ में तो क्लोजली रहते तो अपन को भी ईजिली पकड़ने का ज़्यादा चांस होता है, वो यहाँ पर आंसर
लिखा हुआ, बिकॉज वो एक एक्यूट का मतलब आप समझे, एक्यूट डिजीज़ यहाँ पे वर्ड आया, एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम डिजीज़, जैसे कफ, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम 1 वीक तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, या थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो 10 दिन तक, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बाय फीवर एंड ब्लॉची रैश, यानी इसके अंदर रैश, स्किन रैश इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो एक पर्सन जो मीसल्स है ना, इन्फेक्शियस डिजीज से जो भी एक पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है तो उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करने का, बिकॉज वो एक दूसरे से दूसरे इंसान में फैल जाता है। सो इसके साथ में ये वीडियो फिनिश है, लंबा वीडियो है पर मैंने पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर ही इसके अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया। अगर कोई भी डाउट है तो इसके नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड एक और बात मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दे रखा है, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दे रखा है। आप उस लिंक के अंदर क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक खुल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, ये चारों मैंने आपको पीडीएफ बना के दे रखा है। इसी के एवरग्रीन गाइड का ये, क्योंकि ये ना अगर आप चैप्टर पढ़ते तो आपको समझ तो जरूर आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ते हो तो तब तक आपको पता नहीं पड़ता है कि भाई मैंने कितना अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना, और अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसका भी बना दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।